हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी पीएमएफआईएस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था, आपको इंट्रोडक्शन में एक अच्छी चीज़ बताई थी मैंने कि जो रीजनल स्टेट्स हैं वो वैसे तो दो तरीके से क्लासीफाई होती हैं, राइट? इंडिपेंडेंट स्टेट्स और सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सेमी इंडिपेंडेंट का मैंने आपको मतलब भी बता दिया था। सेमी इंडिपेंडेंट का मतलब एक प्रकार से सक्सेसर स्टेट्स है, लेकिन दोनों को कॉम्बिनेशन में समझें तो ये वो स्टेट्स थी जो कि मुगल एम्पायर से जब उसने अपनी स्थिरता खोई अलग तो हो गई थी, लेकिन फिर भी अपनी साझेदारी, अपने रिश्ते नाते, अपने टाइज उन्होंने मुगल एम्पायर और मुगल एम्परर के साथ बरकरार रखे हुए थे। पूरी तरीके से अपने आप को दरकिनार नहीं करा था। दूसरी कैटेगरी की वो स्टेट्स जो कि लड़ाई झगड़ा करके मुगल एम्पायर से अलग हुई थी, और तीसरी कैटेगरी की वो स्टेट्स जो कि तांक लगाए बैठी थी कि कब मुगल एम्पायर अपनी स्थिरता खोए और हम अपने आप को स्वतंत्र जो है वो डिक्लेयर कर दें। तो आज जो है दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी तक तो आपने सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन जानी थी। मैंने आपको बताया था कि जब इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी मैंने, सक्सेसर स्टेट्स, न्यू स्टेट्स जिनको इंसर्जेंट स्टेट्स भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट किंगडम्स, इन तीनों में फ़र्क क्या है। जो फ़र्क मैंने आपको समझाया था प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अब इन डेप्थ इनकी कहानी को एक एक करके हम जानते हैं और एक एक लेक्चर इनके ऊपर हम बनाएंगे। आज के लेक्चर में कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से दोस्तों हम बात करेंगे सक्सेसर स्टेट्स क्या थी। अब मुझे एक बात बताओ दिव्या, क्या मैं सक्सेसर स्टेट्स को सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कह सकता हूं? और मयूर, क्या मैं ये बोल सकता हूं सक्सेसर स्टेट्स के एक प्रकार से मुगल एम्पायर से अलग होने के बावजूद भी हैप्पी रिलेशंस थे, पीसफुल रिलेशंस थे, है ना? और इसके बड़े सारे कारण थे दिव्या, मयूर। इसके कारण क्या थे कि रीजनल स्टेट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, वो लोग आज भी इनसे अलग होने के बाद, यानी कि जो सॉरी नॉट रीजनल स्टेट्स, सारे के सारे नहीं, सक्सेसर स्टेट्स के जो रीजनल स्टेट्स थे, सक्सेसर स्टेट्स की कैटेगरी में आने वाले जो रीजनल स्टेट्स थे, अगर मैं ऐसा बोलूं, तो वो आज भी अलग होने के बाद मुगल एम्पायर से अपने आप को एक तरीके से एजर्ट करने के लिए, राजगद्दी पर बैठने के लिए मुगल एम्परर की परमिशन लेते थे, या फिर उनको इन्फॉर्म ज़रूर कर देते थे, है ना? वो उनकी छत्र छाया में अब तो रह नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये लगता था कि मुगल एम्परर और मुगल एम्पायर भारत की आइडेंटिटी है अपने आप में। किंग ऑफ किंग्स यही है। और इवन मयूर, वो वाला फैक्ट याद है, फ्राइडे की, जुम्मे की नमाज में, खुतबा प्रेयर्स में वो उनका नाम भी लेते थे उनको इज्जत देने के लिए, है ना? हर दुआ में उनका नाम लिया जाता था। ठीक है। तो सक्सेसर स्टेट्स जो मुगल एम्पायर के थे, उसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? हैदराबाद, अवध और बंगाल प्रोमिनेंटली। ठीक है। और यहां पर जो मैंने आपको टेबल दिखाया था उसमें वैसे चार हैं: हैदराबाद, अवध, कार्नेटिक और बंगाल। और अगर मैं आपको इनको मैप पे दिखा दूं, ये था उस ज़माने का भारत का मैप, रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1750। ये है दोस्तों आपका अवध पर्पल कलर में, ये आपका मस्टर्ड कलर में है बंगाल, ये है आपका येलो कलर में हैदराबाद, और ये नीचे अगर आप इसको देखोगे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे, तो ये है आपका कार्नेटिक रीजन ग्रे कलर में। तो ये सारे के सारे स्टेट्स को हम क्या कहेंगे? सक्सेसर स्टेट्स या सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स जिन्होंने बनाए थे मुगल एम्पायर से अलग होने के बाद। तो ये जो सक्सेसर स्टेट्स है मुगल एम्पायर के अंदर, इसके अंदर थे कार्नेटिक रीजन, हैदराबाद, अवध और बंगाल, जो कि हमें राइटर यहां पर बता रहे हैं एक बार को तो प्रीवियस ज़माने के अंदर कभी ना कभी
दे वर वंस डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। कभी ना कभी उनके अंदर ही उनकी छत्रछाया में काम करते थे, लेकिन जब 18th सेंचुरी के दौरान मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू होता है, ये स्टेट्स मुगल एम्पायर से अलग हो गए। दे ब्रोक अवे फ्रॉम इट एंड बाय लेट 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी जो गवर्नर्स थे बड़े सारे मुगल प्रोविंसेस के, यहाँ पर मुगल प्रोविंसेस का मतलब इन्हीं की बात हो रही है, कार्नेटिक, हैदराबाद, अवध एंड बंगाल, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सीना चौड़ा करके कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हम प्रॉपर तरीके से आपकी छत्र छाया के अंदर काम नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र जो है वो रहना पसंद करेंगे, अब हमें आपकी छत्र छाया की नीड नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मालिक आप चिंता मत करो, आपने हमें रोटी दी है, नमक दिया है, हम नमक हरामी नहीं करेंगे, रिश्ते हमारे बीच में बरकरार रहेंगे, लेकिन आपने इतनी सारी परमिशंस दे रखी हैं ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने की, व्यापार करने की, हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है अपने अपने रीजनल किंगडम्स का। तब तो वो रीजनल किंगडम्स मतलब एक तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते थे कि हम किंगडम्स हैं, लेकिन उन्होंने बोला हमें रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम छिन रही है, हमारी फ्रीडम इन जनरल सेंस में जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, वो भी जा रही है, और आपने बेफालतू के अंदर प्रवोक कर कर ये जो युद्ध लड़े मराठास के साथ, बाकी लोगों के साथ, आपके पास खुद भी तिजोरी में कोई रेवेन्यू बचा नहीं है हमारी सैलरी वगैरह निकालने के लिए, हम आपसे अलग होना पसंद करेंगे। औरंगजेब जब तक जिंदा था तब तक तो इन्होंने चुप्पी साधी, लेकिन उसके बाद सीना चौड़ा करके सामने मुगल एम्परर को ऐसी खरी खोटी सुना डाली, लेकिन साथ में एक कहते हैं ना मीठी छुरी भी उनके सामने रख गए कि हमारी रिश्तेदारी बनी रहनी चाहिए, हर वीकेंड हम आपस में मिला करेंगे, लड़कियां नचाया करेंगे और दारू पिया करेंगे दबा के। तो गवर्नर जो थे बड़े सारे मुगल प्रोविंसेस के, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस एजर्ट करा एंड दे स्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जहां पर अभी तक हेरिडिटरी में मुगल प्रिंसेस ही अभी तक मुगल एम्पायर के तख्त पर बैठा करते थे, लेकिन इन रीजनल किंगडम्स का अपनी स्वतंत्रता को डिक्लेयर करने के बाद अब सिलसिला ऐसा शुरू हो गया था कि अब यहाँ पर ये अपने खुद के इन इंडिपेंडेंट किंगडम्स के अंदर हेरिडिटरी रूल को स्टार्ट कर सकते थे, और जो कि इन्होंने करा भी। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बोला, खुतबा प्रेयर्स के अंदर, जुम्मे की नमाज के अंदर मुगल एम्पायर का नाम लेना, मुगल एम्पायर के साथ अपने रिश्ते पूरी तरीके से दरकिनार ना करना, मुगल एम्पायर को ये उपाधि देना कि अभी भी वो राजाओं का राजा है, भारत इंडिया इज इक्वल टू मुगल एम्पायर इज इक्वल टू इंडिया, इतनी इज्जत देना, ये इनकी आंखों में बरकरार था, जो कि इंडिपेंडेंट किंगडम्स और न्यू स्टेट्स यानी कि इंसर्जेंट स्टेट्स ये इज्जत नहीं देते थे। तीन कैटेगरी थी ना, सक्सेसर स्टेट्स ये वाली इज्जत देते थे, जिनको हम सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स भी बोलते हैं। दूसरी चीज़, बाय द लेट 17 एंड 18 सेंचुरी ये जो गवर्नर्स थे कार्नेटिक रीजन के, हैदराबाद, अवध और बंगाल किंगडम के, दे अटेम्प्टेड टू स्टैब्लिश देयर ओन डायनेस्टिक रूल, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। और उससे पहले जब ये मुगल एम्पायर की छत्रछाया में थे तो इनको क्या देखने को मिलता था कि मुगल एम्परर्स के जो बेटे बेटियां हैं, बेटी तो मुगल एम्पायर में कोई भी नहीं आई, दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक ही लड़की आई थी, लेडीज़ आई थी कि उस पर तख्त पर बैठने, रज़िया सुल्तान। मुगल एम्पायर के अंदर तो आपको कुछ ऐसी कहानी देखने को नहीं मिलती है, तो अगर हम यहाँ पर बेटों की बात करें तो वो ज़्यादा फीजिबल होगा। तो डायनेस्टिक रूल में हमेशा मुगल प्रिंसेस ही आगे चलकर मुगल एम्परर बनते थे, लेकिन जब इन गवर्नर्स ने अपने रीजन को एक स्वतंत्र रूप से अपना किंगडम डिक्लेयर करा तो इन्होंने अपने वहाँ पर खुद के डायनेस्टिक रूल चलाए कि अब हमारा बेटा भी बन सकेगा हमारे रीजनल किंगडम के अंदर एक शहनशाह। और जो रिलेशनशिप थे सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि मुगल्स के बीच में और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, यानी कि ये है आपका मुगल एम्पायर, और इस मुगल एम्पायर के अंतर्गत थे बड़े सारे प्रोविंसेस, प्रोविंस 1, प्रोविंस 2,
प्रोविंस 3, प्रोविंस 4 एंड n नंबर ऑफ प्रोविंसेस। तो मुगल एम्पायर सेंट्रल अथॉरिटी में जो था और उसके अंतर्गत जो ये स्टेट्स थे जिनको प्रोविंसेस हम कहते थे, और वहाँ पर जिस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी, अब इनको बेसिकली दिक्कत क्या थी, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी फाइनेंशियल फ्रीडम छिन गई थी, इनको रेवेन्यू इतना प्राप्त नहीं होता था, तो इट वॉज रिड्यूस टू कलेक्टिंग जस्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नर। मुगल एम्परर, मुगल एम्पायर के पास अब इतना वर्चस्व रह ही नहीं गया था, इतनी ताकत बची ही नहीं थी कि वो प्रोविंशियल गवर्नर से ये दरख्वास्त कर सकें, दरख्वास्त भी छोड़ो, दरख्वास्त तो चलो रिक्वेस्ट होती है, ये ऑर्डर उनको दे सकें, फरमान जारी कर सकें, रेवेन्यू भिजवाओ सालों, मुगल तिजोरी खाली हो रही है। औरंगजेब तक तो इनको कहीं से भी ला कर दे, अपनी किडनी बेचकर ला कर दे तब भी देना पड़ता था, डर लगता था उनको। लेकिन जब लेटर मुगल एम्परर्स आए तब ट्रिब्यूट सिर्फ ये प्रोविंशियल गवर्नर्स मुगल एम्पायर तक पहुंचाते थे। और दोस्तों आपको एक मैं बात बताता हूँ, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर या मध्यकालीन भारत की अगर आप बात करो, या आज भी अगर आप बात करो, अगर मैं दो टर्म जिसको समझाने जा रहा हूँ, तो टैक्स जो होता है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, टैक्स हमेशा रेगुलर फॉर्मेट का होता है। मतलब रेगुलर इन द सेंस आप डिसाइड कर लेते हो देने वाले के साथ जिसको आपको पकड़ाना है, मैं मंथली बेसिस पर दूंगा, बाई वीकली बेसिस पर दूंगा, वीकली बेसिस पर दूंगा, क्वार्टरली बेसिस पर दूंगा, हाफ ईयरली बेसिस पर दूंगा, या ईयरली बेसिस पर दूंगा। यानी कि जो भी टाइमलाइन है, एक दिन तो नहीं होगा, डेली तो कोई भी नहीं लेगा टैक्स, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। लेकिन जब भी वर्ड आएगा टैक्स तो वो रेगुलर नेचर का होता है, जबकि ट्रिब्यूट होता है इरेगुलर नेचर का। लेकिन उसके साथ एक वर्ड जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है एज पर विशेस। जब मेरी इच्छा होगी तब मैं भिजवाऊंगा। और टैक्स के साथ एक चीज और होती है, क्वांटिटी, या जिसको हम कहें अमाउंट, वो फिक्स होती है। लेकिन ट्रिब्यूट में ना ही क्वांटिटी फिक्स होती है, ना ही अमाउंट फिक्स होता है। और दिक्कत भरी बात क्या है, देने वाला आपको उसकी इच्छा के अनुसार देगा। तो औरंगजेब के टाइम तक, जब मैं बता रहा हूं आपको, ये ग्रेट मुगल एम्परर जब तक थे जिंदा, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, तब ये प्रोविंशियल गवर्नर्स को चाहे किडनी बेचकर देना पड़े पैसा, लेकिन वो देते थे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट बट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, 1707 के बाद। और अब जो रिलेशनशिप था मुगल एम्परर या मुगल एम्पायर और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, यानी कि जो आप ऐसा मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो कुछ इस प्रकार से हो गया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से होता हुआ जो यहाँ पर सीएम बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नर्स बैठे हुए हैं, वो फिक्स्ड फॉर्म ऑफ रेवेन्यू नहीं पहुँचा रहे हैं, वो एक प्रकार से ट्रिब्यूट दे रहे हैं सिर्फ। किसको? मुगल अथॉरिटी को, उनकी तिजोरी को। जब मर्जी होगी सर जी, जितना हमसे बनेगा, जितना हो सकेगा, और जब हमारी इच्छा करेगी तब हम आपको दे देंगे। और आप इस टाइम पर प्रोविंशियल गवर्नर्स की सीना चौड़ा करने के बेसिस पर उनकी ताकत को समझ सकते हो, और कितने बिल्कुल एक तरीके से पावरलेस हो चुके थे मुगल एम्परर्स कि वो कुछ रिप्लाई भी नहीं कर सकते इन बदतमीज प्रोविंशियल गवर्नर्स को। इससे आप इस पॉइंट से अंदाजा लगा सकते हो। और सक्सेसर स्टेट्स जो थे, दे वर कैरेक्टराइज्ड बाय 2 फेजेस। एक तो सीना चौड़ा करके पहले 56 इंच का सीना लेकर अलग हो गए, ऑटोनॉमी अपनी प्राप्त कर ली कि हम जो हैं अभी तक मुगल एम्पायर के अंदर, हमारा जो दर्जा था वो प्रोविंसेस का था। अब प्रोविंसेस तो एक इंग्लिश टर्म है। मुगल एम्परर जो इनको बुलाता था वो बुलाता था सूबा के नाम से। और ये जो प्रोविंशियल गवर्नर्स की बात हो रही है ना,
यानी कि इन सूबा को चलाने वाला जो मालिक होगा तो उसको बोला जाता था सूबेदार। अभी आगे आएगा नेक्स्ट पेज पे, इनको बोला जाता था सूबेदार्स। तो आप इनको अंग्रेजी में प्रोविंशियल गवर्नर्स कह दो, या फिर मुगल एम्पायर की लैंग्वेज के अंदर जिस टर्म से मुगल एम्परर उसको उस ज़माने में डिनोट करते थे, जो उनके मुंह से जो शब्द निकलता था, डैट वॉज सूबा विच मेंट प्रोविंसेस। और उनका जो प्रोविंशियल गवर्नर था, जो कि एक अंग्रेजी टर्म है लेकिन मुगल एम्परर उसको डिनोट करते थे सूबेदार। तो ये जो ट्रांजिशन जो था ये हुआ, इनको ऑटोनॉमी कैसे मिली? पहले ये मुगल एम्पायर के अंदर प्रोविंसेस थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे जिनको कहा जाता था मुगल एम्पायर के अंदर, मुगल एम्पायर के अंतर्गत आने वाले, उनकी छत्रछाया के अंदर आने वाले मुगल सूबा। बाद में इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के बाद अपने आप को दर्जा दिया एज ऑटोनॉमस स्टेट्स का, ठीक है। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी तो आएगी, कभी तो कटने आएगी। तो इनको जो काटने आए वो थे ब्रिटिशर्स, और ऑटोनॉमी इनकी ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकी। इनको झुकना ही पड़ा। सब्जुगेट और सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है झुकना। तो सब्जुगेट इनको होना पड़ा क्योंकि इनको मुगल एम्परर और एम्पायर तो अब दबाकर नहीं रख सका, लेकिन ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम जिसने मुगल एम्पायर को भी निश्ते नाबूद कर दिया, तो ये तो छोटी छोटी शतरंज की मोहरें हैं उनके सामने। ये अपने आप को समझ रहे हैं कि हम मुगल एम्पायर से बड़े हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के सामने तो चीटी हैं चीटी, क्या ही कर सकेंगे। थोड़ा बहुत उत्पात मचाने की इन्होंने कोशिश करी, लेकिन ये सारे के सारे परास्त करे गए। अब परास्त करे कैसे गए? कार्नेटे की बात जनरली हम यहाँ पर नहीं करते हैं। हम यहाँ पर जो बात करते हैं सक्सेसर स्टेट्स में, आ तो वैसे 4 जाते हैं इसके अंदर जब हमें डिनोट करना होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इस लेक्चर की स्टार्टिंग में, हैदराबाद, अवध, कार्नेटिक एंड बंगाल। और ये मैंने आपको इसका मैप भी दिखाया अभी। लेकिन अंग्रेज़ों ने प्रॉपर तरीके से इनको जो निश्चय नाबूद करा, उसमें 3 की ही बात होती है। 2 के साथ अंग्रेज़ों को युद्ध लड़ना पड़ा, एक अपने आप ही मिट्टी के हवाले हो गया। तो 2 जिसके साथ युद्ध लड़ना पड़ा उसका नाम था इन सक्सेसर स्टेट्स में से अवध और बंगाल। एक जो खुद मिट्टी के हवाले हो गया वो था हैदराबाद। तो इस बात को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं आपको। इस चित्र की तरफ देखो कृपया आप। राइज एंड फॉल ऑफ सक्सेसर स्टेट्स। मुगल एम्पायर डिक्लाइन करना शुरू करता है 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद, जिसकी वजह से रीजनल ऑटोनॉमी का कंसेप्ट इमर्ज होता है, जिसकी वजह से रीजनल स्टेट्स की छाती चौड़ी होने लग जाती हैं और वो उसी चौड़ेपन में, उसी अकड़ में डिक्लेयर कर देते हैं हमें आपके साथ नहीं रहना, हम तो बनाएंगे अपना इंडिपेंडेंट सेटअप। तो उसमें ऐसी बदतमीजी करने वाले 3 प्रोविंसेस आते थे, 3 सूबा आते थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। हैदराबाद को अपने से दरकिनार करना मुगल एम्पायर की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, बहुत बड़ी। क्योंकि यहां पर जो बंदा था, क्या नाम था उसका मयूर? नहीं, निज़ाम उल मुल्क। ये बहुत लॉयल बंदा था मुगल एम्पायर के लिए, लेकिन इसकी एक बात ना मानी मुगल एम्परर ने, कोई भी बात नहीं मानी, एक सिंगल बात नहीं मानी गई इसकी। ये समझाता समझाता अपनी लॉयल्टी को प्रूव करता करता थक चुका था। सर जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ला दो, चेंजेस ला दो। आज भी जो हमारा मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है औरंगजेब सर जी के बाद से, वो यहाँ तक आ गया है। आप मेरी बात तो मान के देखो, इसके नीचे नहीं जाने दूंगा, यहाँ से रिवाइव कर सकते हैं, थोड़ी सी मेरी बात मान लो। लेकिन बात वही है ना, आप किसी के लिए कब तक, कितने टाइम तक मेहनत मुशक्कत करके किसको कितना समझाते रहोगे? मान लो मैं आपको पूरी दम लगाकर हाई क्वालिटी का कंटेंट देने की कोशिश करूं और मैं आपको ये देखूं कि आप पार्टी कर रहे हो, घूम रहे हो, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो एक टाइम के बाद मेरी
मनोविज्ञानता, मेरी साइकोलॉजी कुछ ऐसी बन जाएगी कि यार छोड़ ना, मरने दे यार इनको, इनका भगवान भी सिलेक्शन नहीं करवा सकता, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है तू, अपने पैसे से मतलब रख, अपने कोर्स से मतलब रख। ये इंसान की एक फितरत होती है कि जब कोई किसी के लिए पूरी शिद्दत से उसको प्यार करते हुए अपने आप को न्यौछावर कर दे, लेकिन रिटर्न जब उसको ना मिले अपने एफर्ट्स का, तो बंदा या तो लॉयल्टी खो देता है या अपने आप को स्टेप असाइड कर लेता है। तो निज़ाम उल मुल्क ने अपनी लॉयल्टी तो नहीं खोई, क्योंकि ये था सक्सेसर स्टेट, हम तो उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। मुगल एम्पायर से रिश्ते बरकरार थे, लेकिन बरकरार होने के साथ अपने आप को दरकिनार कर लिया, इसने साइड कर लिया और चला गया हैदराबाद की स्टेट को फाउंड करने। और इसी ने बनाई थी हैदराबाद की स्टेट, जिस हैदराबाद को आज हम जानते हैं। तो हैदराबाद की कहानी कैसे खत्म हो गई और मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों करी निज़ामुल मुल्क के बारे में, ये वाली बातें हम वैसे चैप्टर 1 के अंदर भी कर चुके थे। इसकी तो हो जाती है डेथ। तो आप कहोगे सर इसकी डेथ के बाद ये हैदराबाद का स्टेट फॉल हो गया? जी हाँ, फॉल हो गया, क्योंकि इतना काबिल व्यक्ति हैदराबाद के अंदर कोई और नहीं था, इसकी फैमिली में भी नहीं था। 1748 में हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क की डेथ के बाद अंग्रेज वैसे ही हैदराबाद को जीत लेते हैं, उनकी मतलब टेंशन खत्म हो जाती है। अब उनको शिकस्त प्राप्त करनी थी, मतलब हराना था, जीत प्राप्त करनी थी, विजय प्राप्त करनी थी दो सक्सेसर स्टेट्स के ऊपर, और चूंकि बहुत चौड़े हो रहे थे अंग्रेजों के सामने, वो थे बंगाल और अवध। तो बंगाल को हराया गया बैटल ऑफ प्लासी के अंदर इन 1757, और एक्चुअली में बैटल ऑफ प्लासी वॉज नेवर एवर फॉट। इसको बैटल जो बोला जाता है वो गलत वर्ड है, एनसीईआरटीज में मैंने आपको पढ़ाई थी ये वाली चीज, है ना, और ये डिटेल में आप लोग बात जानते होगे। बैटल ऑफ प्लासी वॉज एक्चुअली नेवर एवर फॉट। ये बैटल था ही नहीं, ये युद्ध हुआ ही नहीं कभी, वो बताऊंगा आगे इस चैप्टर में, मतलब इस बुक के अंदर आगे चलकर। और बात करें अगर अवध की, तो अवध को हराया गया इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ओके, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर का आगमन जो अभी तक हो रहा था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होने लग जाता है, और रीजनल ऑटोनॉमी को प्राप्त करने के बाद जो रीजनल स्टेट, जो सक्सेसर स्टेट्स इतने चौड़े हो रहे थे, उनकी रीजनल ऑटोनॉमी इरोड कर दी जाती है बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो जितने टाइम तक ये मजे कर पाए ना, वो मजे चले। हैदराबाद के मजे की बात करें 1724 से लेकर 1748 तक। अवध के मजों की बात करें 1722 से लेकर 1765 तक। और बंगाल के मजे की अगर हम लोग बात करें तो 1717 से लेकर 1757 तक। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी, एक क्विक स्नैपशॉट के साथ विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेसर स्टेट्स। लेकिन कुछ और बातें जानते हैं। जो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना कि मुगल सूबा की, प्रोविंसेस की, इनकी गहराइयों में थोड़ा और जानते हैं, अपने बेसिक्स को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बात करते हैं मुगल सूबास की, मुगल प्रोविंसेस की। और ये जो परंपरा है सूबास की, प्रोविंसेस की, ये शुरू कहाँ से हुई, इसका बैकग्राउंड जानते हैं पहले पॉइंट के अंदर। अब मुगल एम्पायर दोस्तों आप जानते हो वो बहुत ज़्यादा वास्ट हुआ करता था, और उसकी वास्टनेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल थी वेरियस मुगल एम्परर्स की, फ्रॉम द टाइम ऑफ बाबर टू द टाइम ऑफ औरंगजेब। इन सभी के सभी बीच में जितने भी आते हैं, जो हम एक एब्रीविएशन के साथ डिनोट करते हैं, बादशाह। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये शॉर्ट में याद करने का इसको तरीका है बादशाह। द ग्रेट मुगल एम्परर्स को याद करने का तरीका है। लेटर मुगल एम्परर्स की कहानी औरंगजेब के बाद के मुगल एम्परर से होते हुए बहादुर शाह जफर 2 तक जाती है, लेकिन जो ग्रेट मुगल एम्परर थे उनको डिनोट करा जाता है, याद करने का तरीका है 6 को, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर,
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बाबर से औरंगजेब तक ये जितने भी ग्रेट मुगल एम्परर्स थे, इन्होंने अपनाई एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसीज। लेकिन हम यहां पर अहम क्रेडिट देना चाहेंगे तीसरे ग्रेट मुगल एम्परर को, हुमायूं का बेटा, बाबर का पोता और जहांगीर का पापा, शहनशाह आलम अकबर को, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्यों? बाकी सब तो इससे पहले एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी अपना रहे थे, लेकिन एक्सपेंशन के साथ बहुत जरूरी होता है, मैंने आपको हिस्ट्री में हमेशा बताया, एक्सपेंशन के साथ बहुत जरूरी होता है कंसोलिडेशन। आप अगर दिल्ली से होते हुए, मैं अकबर के टाइम की बात कर रहा हूं एक एग्जांपल के साथ, दिल्ली से होते हुए अगर आप हरियाणा तक जा रहे हो और इसके ऊपर आपको कब्जा करना है, तो आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए कि भाई मुझे अपनी सल्तनत के जो दायरे हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, वो बढ़ानी है, तो चलो हरियाणा की बगल में भूमि है हरियाणा की, उसको भी कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उसको संजोग कर नहीं रखोगे, जिस उत्साह के साथ, जिस ताकत के साथ आपने उसके ऊपर कब्जा करा, उसके ऊपर निगरानी भी रखनी जरूरी है ताकि कल को वो हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि जो रूलर्स यहां पर, मान लो ये सिर्फ एक एग्जांपल है दोस्तों, ठीक है, ये कोई रियलिस्टिक बात नहीं है जो मैं कर रहा हूं यहां पर, आपको सिर्फ समझाने के लिए। हरियाणा के जो राजा होंगे यहां पर, वो आपसे खुश तो कतई नहीं होंगे, तो वो बैठे रहेंगे मौके की फिराक में, दे विल सिट क्वाइटली, कि कब आप वापस कहीं और उलझ जाओ, या आपका पूरा जो फोकस है वो दिल्ली के ऊपर चला जाए, या फिर आप किसी वॉर के अंदर फंस जाओ। तो ये हरियाणा के राजा क्या करेंगे, या तो आपके एनिमीज के साथ हाथ मिला लेंगे, या तो उस टाइम पर आपको फंसा देंगे डबल शॉट अटैक के अंदर। डबल शॉट अटैक का मतलब क्या होता है, आप जो है कहीं पर दुविधा में फंस गए हो और पीछे से, जिससे आपको उम्मीद नहीं थी, शॉकिंगली किसी और ने भी अटैक कर दिया, तो आपको 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ रहा है। वॉर नंबर 1 इस साइड से और वॉर नंबर 2 इस साइड से, क्योंकि ये ताक लगाए बैठे थे कि आप बस अपनी स्टेबिलिटी थोड़ी सी खो दो, हम इन पे अटैक कर देंगे। अकबर ये चीज जानता था बहुत अच्छे थे, सिर्फ एक्सपेंशन करने से कुछ नहीं होगा, कंसोलिडेशन करना बहुत जरूरी है। तो मुगल एम्पायर को अकबर ने बनाया अपने कार्यकाल के अंदर बहुत वास्ट, बहुत बड़ा, और सिर्फ बड़ा नहीं बनाया, उसको संजोग कर भी रखा कि वो बड़ा उतना ही रहे। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को, जितना बड़ा एम्पायर मैंने बनाया है, हाथ से कुछ भी निकलना नहीं चाहिए। तो खैर उसकी बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज थी कि टॉलरेंस करना, टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाना विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन्स, जोधा के साथ शादी करना, राजपूताना किंगडम्स के साथ रिश्ते अच्छे करना, दुनिया के सभी धर्मों को मिलाकर इसने एक नया धर्म बनाया था, जो कि इसका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। दीन इलाही, आज जिस चर्च की सबसे बड़ी अथॉरिटी को, दुनिया की क्रिश्चियन अथॉरिटी को, सबसे बड़ी अथॉरिटी को आप जानते हो, जिसको हम कहते हैं वेटिकन सिटी के चर्च के अंदर जो बैठता है बंदा, पोप, ये ऐसे लोगों को बुलवाता था वेटिकन सिटी से। मुसलमानों का सबसे बड़े जो गुरु होते हैं शाही इमाम, ये उनको बुलाता था। सरदारों के तो सबसे बड़े गुरु होते हैं जत्थेदार, ये उनको बुलाता था। और सभी रिलीजियस हेड को बुलाकर ये मीटिंग करता था आगरा में, दिल्ली में, अपने किलों में। लेकिन फिर भी लोगों की साइकोलॉजी तक अपनी बात को, अपने मैसेज को, अपने दीन इलाही के मैसेज को, मिक्सचर ऑफ रिलीजन्स या नया रिलीजन जो उसने बनाया, उसको पहुंचा नहीं सका। तो वो इसका इनिशिएटिव हालांकि अच्छा बहुत था, बहुत एथिकल था, लेकिन फेल हो गया। वो आगे चलकर जब से कहानी आगे बढ़ेगी आप सीख जाओगे नई नई बातें। तो मुगल एम्पायर था बहुत वास्ट, अकबर ने इसको करा, मतलब इतना वास्ट कैसे बनाया, एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी अपनाकर, लेकिन संजोग कर कैसे रखा, कंसोलिडेशन कर कर। लेकिन
अकबर के टाइम तक अकबर एक चीज़ जान गया था अपनी जीते ही, जब उसने एक्सपेंशन कंसोलिडेशन कर दिया था और वो अपने थोड़ा बहुत यू नो एक अर्ली एडल्टहुड की स्टेज में जब एंटर कर रहा था, तो बैठ के वो सोचता था यार हमारे परिवार वाले तो यार दिल्ली और आगरा में बैठे रहते हैं, और मैंने यार सीमाएं बहुत बढ़ा दी हैं एम्पायर की अपने, जो कि कभी कभार तो इंडिया की जो एक्चुअल डेफिनेशन इंडिया की उसकी हिंदुस्तान की फ्रंटियर्स को चीर कर भी निकल रहे हैं कुछ कुछ एरिया, तो वो भी मेरे अंडर है। कल को यार ऐसा ना हो यार कि यार आने वाली मेरी पीढ़ियाँ ये जहांगीर वगैरह इसको संभाल ना सकें, ये तो वैसे ही बहुत नालायक औलाद है, अनारकली के चक्कर में फंसा हुआ है। तो यार मुझे कुछ ना बेसिकली लेवल्स ऑफ डिविजन्स ऑफ पावर बनाने पड़ेंगे, और मैं कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट कर देता हूं जो कि मेरे अंडर काम करें, उनके अंडर कुछ लोग काम करें, उनके अंडर कुछ लोग काम करें, उनके अंडर कुछ लोग काम करें, और सारे लेवल के लोग जो एक दूसरे के अंडर जो काम कर रहे हैं वो सारी खबरें मुझ तक पहुंचे, और हर किसी एक अंडर लेवल के ऊपर एक सुपीरियर अथॉरिटी हो, जिस तरीके से आजकल की कॉरपोरेट्स की दुनिया चलती है। अकबर ने बैठकर एक दिन अपनी टेबल कुर्सी पर बैठकर ये प्लान बनाया, अब देखना ये इंप्लीमेंट कैसे करेगा इसको। तो एज द मुगल एम्पायर वॉज वास्ट एंड डिफिकल्ट टू रूल फ्रॉम दिल्ली, अकबर ने डिवीजन स्टार्ट कर दिया मुगल एम्पायर का। देना नहीं, मतलब देना शुरू नहीं करा, यहां पर डिवीजन का मतलब ये है हिरार्किकल अथॉरिटी बना दी, स्ट्रक्चरल डिवीजन कर दी पूरे मुगल एम्पायर की, इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियल्स and power with each and every official associated with each and every level at which that official is working। और उसने ये जो तोड़ा मुगल एम्पायर को पावर डिवीजन के चलते, पावर स्ट्रक्चर के चलते, उसने बनाए बड़े सारे प्रोविंसेस, और यही वो बंदा था जिसने ये नाम दिया सूबा ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ये रिफॉर्म लेकर आया था अकबर। इतिहास में ये वाला रिफॉर्म ना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरी हल्की फुल्की बात को समझा है एंड आंखें बंद कर जस्ट एक बार ये कहानी इमेजिन करके देखो, अगर ये अकबर इनिशिएटिव नहीं लेता तो जितना बड़ा मुगल एम्पायर हो गया था, और जिस डिक्लाइन की बात अगर हम 1707 की करते हैं औरंगजेब के बाद, ये अकबर के मरने के बाद ही जहांगीर के टाइम पे शुरू हो जाती ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का सिलसिला, अगर अकबर ये करके नहीं जाता तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ने वाले लोग और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने वाले टीचर्स इतना ज़्यादा कभी कोई हाईलाइट नहीं करते हैं। इंटरनेट पे आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी मुगल एम्पायर के बारे में, ये पॉइंट लेकिन बहुत कैजुअल है, ये सूबा वाला पॉइंट किसी के पकड़ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसको सोचो मेरी नज़रों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे मुगल एम्पायर का, क्योंकि जो 1707 में मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हुआ, अगर ये हिरार्किकल डिवीजन, पावर डिवीजन नहीं करता अकबर अपने टाइम में, तो वो सिलसिला जो 1707 में शुरू हुआ वो यहाँ शुरू हो जाता इसके मरने के बाद जहांगीर के टाइम पर, इसकी औलाद के टाइम पर। तो करा क्या अकबर ने, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को जानते हैं। द एम्परर यानी कि अकबर, और ये सिलसिला फिर ऐसे ही चलता रहा, कॉपी पेस्ट होता होता आगे। मुगल एम्परर ने अपॉइंट करना शुरू करा हर एक गवर्नर को हर एक सूबा के लिए, एक सूबा एक गवर्नर संभालेगा, ताकि वो अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके, और वो जो रिपोर्ट है वो अकबर की टेबल पर टाइम टू टाइम वो मंगवाता रहेगा। अब उसका हेडेक खत्म कि मेरे अंडर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, और ये जो गवर्नर थे इनको बोला गया, अकबर ने ये टर्म दी थी सूबेदार। तो यानी कि अब जो एम्परर है उसने अपनी सरदर्दी कैसे खत्म करी, बाय इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनडायरेक्टली। अभी तक डायरेक्टली कंट्रोल करने में सरदर्दी हो जाती थी, भाई पूरा दिन यही सोचने में निकल जाता था अब यार क्या क्या संभाल ले। मुगल एम्परर जो है, अकबर हो चाहे कोई और हो, अगर उसके पास इतना काम रहेगा क्या क्या संभाल ले। मैं आज गोलकोंडा बैठा हुआ हूँ, कर्नाटक में जो शुरू हो गए, मैं आज हैदराबाद आया हूँ किसी से मिलने, वहाँ कहीं और युद्ध शुरू हो गए, मैं जोधा को टाइम नहीं दे रहा, वो कह रही है किसी नहीं देगी रात को, क्या क्या सरदर्दी पाल लूँ मैं, ये सोचा अकबर ने। तो एम्परर इनडायरेक्टली कंट्रोल द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बाय कंट्रोलिंग अपॉइंटमेंट्स। और ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
अकबर ये विरासत छोड़कर गया, फालतू लोग नहीं चुने जाएंगे इसमें कि किसी को भी मुंह उठा के सूबेदार बना दो, या जो मेरा सगा है, या जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू पहुंचा रहा था अभी तक कोई मेरा मंत्री, या मैं अपने अकबर के दरबार में वो जो 9 इंपॉर्टेंट लोग काम करते थे, नवरत्न, पता होगा आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम आगे सीख लेंगे इसको। और आपने पूनम दलाल दहिया में अगर आप मुगल एम्पायर को पढ़ोगे तो अब नवरत्न के बारे में एक्सट्रीमली डिटेल्ड क्लासेस मैंने ले रखी हैं, जहाँ पर आप उस सीन को इमेजिन कर लोगे कि अकबर कैसे बैठा है और उसके आसपास 9 लोग कौन है वो, जिसमें से एक जो कहानी आप बचपन में देखते थे कार्टून में, अकबर के बीरबल, बीरबल भी एक नवरत्न था, और एक था महाराजा टोडरमल, वो भी नवरत्न था, तानसेन नवरत्न। तो अकबर इनडायरेक्टली कंट्रोल, या सॉरी मुगल एम्परर इनडायरेक्टली कंट्रोल द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बाय कंट्रोलिंग अपॉइंटमेंट्स। ये टर्म बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, समझना और फील करना। अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल करके कि एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं बनेगा भाई सूबेदार, चुनकर बनाऊंगा, चुनकर नवरत्नों के साथ डिस्कशन करके। बीरबल भाई पहले इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना, काबिल है कि नहीं है, कल को कोई अफरा तफरी मच गई तो उसकी पैंट गीली तो नहीं हो जाएगी, या फिर भागे भागे हमारे पास तो नहीं चलाएगा, क्या इसके पास बंदे के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है अपने सुबह को संभालने का। ऐसे आदमी को बनाना जो हमें सिर्फ पैसों से, अशरफियों से, मोहरों से जो खुश करता हो, या कि कोई भी हमारा फायदा करवाता हो। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे काबिल व्यक्ति चाहिए। तो अकबर सबकी खुद स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग करता था किसी को बनाने से पहले, और यही वो विरासत छोड़कर गया अपने आने वाले खानदान के लोगों के लिए कि तुम लोग भी सूबा चलाना सूबेदार के थ्रू, और उनकी अपॉइंटमेंट जो सूबेदार की होगी वो तुम्हारी आंखों के नीचे से होनी चाहिए, उसकी स्क्रीनिंग। तो देयर वर 22 सूबास, अकबर के टाइम पर कम थे, मतलब ये थोड़ा सा पॉइंट को स्ट्रेच कर रहा है राइटर यहाँ पर कि बाबर, हुमायूं, अकबर के टाइम पर ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ, तीसरा मुगल एम्परर। फिर कहानी आगे बढ़ी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक आते आते मुगल एम्पायर के अंदर आपको 22 सूबा देखने को मिलते हैं। एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट सूबा थे औरंगजेब के टाइम तक वो थे गोलकोंडा, हैदराबाद के अंदर ही है जो कार्नेटिक रीजन, बंगाल एंड अवध रीजन। अब ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, कि सूबा एंड सूबेदार की कहानी। तो लेकिन एक सूबा, एक जो सूबा है, जो इलाका है, एक जो प्रोविंस है, उसके अंदर सूबेदारी थोड़ी ना सब कुछ कर लेगा, और भी तो चीज़ें होंगी, इकोनॉमी संभालनी है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, पुलिसिंग संभालनी है, बहुत सारी चीज़ें संभालनी होंगी। तो और एक प्रोविंस के अंदर जब मैं घुसता हूं तो मुझे ये समझ में आ गया कि उस प्रोविंस को, चाहे मैं सूबा कहूँ, प्रोविंस कहूँ, बात एक ही है, और उधर के गवर्नर को मैं चाहे प्रोविंशियल गवर्नर कहूँ, चाहे सूबेदार कहूँ, बात एक ही है। जिसको अगर मैं एक मुगल एम्पायर के अंतर्गत काम करता हुआ किसी सूबा का सूबेदार हूँ तो मैं फालतू व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे मुगल एम्परर ने, शहंशाह आलम ने खुद स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग कर अपने नवरत्नों की सहायता से ही चुनकर मेरे को भेजा, और मैंने सारे टेस्ट उनके पास करे, मैं खरी आंखों में उनके उतर पाया हूँ। तो मुगल्स की जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी, अगर हम उसमें और डीप डिगिन करें तो हमें उसकी और कुछ गहराइयों के राज जानने को मिलते हैं, और वो क्या है। मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2 मेन हेड्स आपको देखने को मिलते हैं, और डायरेक्टली ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है स्टेटमेंट बनाकर, क्योंकि लोग इतनी गहराई से पढ़कर जाते नहीं है, वो स्पेक्ट्रम की मोटी सी बुक लाकर उसमें रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, कहानी नहीं समझना चाहता कोई। और पूनम दलाल दहिया पढ़ी नहीं होती आपने, मतलब ये वाली बात तो यहाँ पर तो आप, अगर आप पूनम दलाल दहिया में इस इन्फॉर्मेशन को देखोगे ना, और ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप ये मान लो ये फिल्म का ट्रेलर भी नहीं है, टीजर से भी छोटी चीज़ है। और वही अगर आप मेडिवल इंडियन हिस्ट्री किसी भी बुक से कवर कर रखी हो, आपने कहीं से भी कवर कर रखी हो, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इफ़ यू आर हैविंग कमांड ऑन द कंटेंट लाइक पूनम दलाल दहिया, तो ये आपके लिए चीज़ें बच्चों वाली है। और अगर ये चीज़ आपके लिए बच्चों वाली है तो दूसरों से लीड आपके पास ऑटोमेटिकली है ही। जहां वो बंदा या बंदी सर खुजलाएंगे बैठकर, यार ये क्या पूछ रहा है यार ये यूपीएससी यार, इतना डेप्थ में जाकर, तो आप कहोगे भाई ये क्या मजाक पूछ रहा है यूपीएससी यार, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और यही आपको चाहिए प्रीलिम्स निकालने के लिए, और क्या चाहिए। तो मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2 मेन हेड्स हुआ करते थे,
निजामात और दीवानी, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन के नाम है, जो बंदा इनको कंट्रोल करेगा उनके नाम अलग होते हैं। निजामात बेसिकली उसको कहा जाता है जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है विद रिस्पेक्ट टू कायदे कानून, लॉ एंड ऑर्डर एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो यानी कि यहां पर आपको कोई काम समझ में आ रहा है, लाइक कोर्ट का, लॉ एंड ऑर्डर का, और अगर हम ऐसा बोलते हैं एक प्रकार से एक जज का काम। तो जो प्रोविंशियल सूबेदार था, जो गवर्नर था, वही रिस्पॉन्सिबल था इन निजामात फंक्शन के लिए। अब समझ में आई मेरी बातों की गहराइयों की समझ, कि मैं क्यों बार बार इन्फोसाइज कर रहा था कि उसकी उस बंदे की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग मुगल एम्परर अपनी आंखों से क्यों करता था। ब्रजेंद्र, आप खुद मुझे एक बात बताओ, जिस बंदे को पूरा का पूरा सूबा संभालना है और जिसके पास ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल जस्टिस की, तो अकबर क्या किसी को भी बना देगा मुंह उठाकर, जो उसको खुश कर दे पैसों से और वो कर दे? नहीं ना। उस बंदे के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड और कैपेबिलिटी और साइकोलॉजी की समझ देख रहे हो कितनी सारी होनी चाहिए। तो जो प्रोविंशियल सूबेदार जो था, जो गवर्नर था, वही रिस्पॉन्सिबल था निजामात फंक्शन के लिए, और उसको बोला जाता था, याद रखना, वैसे तो वो सूबेदार है, लेकिन दिव्या, जब वो ये वाले फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, वो बंदा सूबेदार लॉ एंड ऑर्डर के और क्रिमिनल जस्टिस के, तो मयूर उसका नाम उस टाइम पर हो जाएगा नजीम। जैसे यूपीएससी को क्लियर करने के बाद आप क्या बनते हो, डिग्री क्या आपके हाथ में, टॉप की सर्विस में आईएएस। लेकिन सारे आईएएस के डीएम हैं? नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तब होता है जब आप सिविल केसेस अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर संभालते हो, प्रॉपर एक कटघरे की तरह आप जज होते हो वहां पर, आपको पता है, सिविल डिस्प्यूट्स के अंदर। लेकिन वो एसडीएम काम नहीं कर सकता, वो डीएम काम कर सकता है, वो वाला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तभी तो नाम क्या है, मजिस्ट्रेट है, कि वर्ड से समझ में आ रहा है कुछ ऐसा, जज टाइप फंक्शन, लॉयर टाइप फंक्शन, लॉयर नहीं मतलब ये जज टाइप फंक्शन, कोर्ट का फंक्शन। तो वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में वैसे राजा होते हो, तो वैसे आप नॉर्मल उसमें क्या हो, आपकी सर्विस की क्या टर्म है, आपका आपका नाम क्या, डेजिग्नेशन क्या, आईएएस। लेकिन वेन यू आर परफॉर्मिंग दैट रोल, तो आप क्या हो, डीएम हो। तो ऐसे ही इसको आप यहां पर समझ लो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था ये वाली चीज़ मैं आपको, कि वैसे कौन है, गवर्नर है, सूबेदार है। लेकिन जब ये बंदा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस के सिस्टम को परफॉर्म करेगा, निजामात फंक्शन को परफॉर्म करेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आज मैं नजीम हूं, या फॉर द टाइम बिंग मैं नजीम हूं। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का पहलू था, वो था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो दीवान वॉज द हेड ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन द प्रोविंस। और ये दीवान जो है, ये निजामात से, या जिसको हम बोल रहे थे अभी सूबेदार, ये उससे अलग होता था। मतलब मुगल एम्परर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी, कि प्रोविंसेस को कंट्रोल करने वाला जो पर्सन होगा वो होगा सूबेदार, यानी कि सूबा को कंट्रोल करेगा सूबेदार। सूबा मतलब प्रोविंस, और सूबेदार का मतलब प्रोविंशियल गवर्नर। और वही पर्सन जो है, मैं उसको पावर दे रहा हूं कि वही उस अपने प्रोविंस का, उस सूबा का लॉ एंड ऑर्डर को और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को संभालेगा, और तब उसका टाइटुलर नेम होगा नजीम। और जो रेवेन्यू को जो संभालेगा, जो डिपार्टमेंट जो होगा, वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, जिसको दीवानी कहा जाएगा, जो पर्सन उसको संभालेगा वो होगा दीवान। ही विल बी द हेड ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविंस। और दीवान को भी अपॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुगल एम्परर ही करेगा, ताकि वो कंट्रोल रख सके अपना नजीम के ऊपर, प्रोविंशियल गवर्नर के ऊपर। देख रहे हो अकबर की चालाकी, मतलब मुगल एम्परर्स की चालाकी में ये जो सिलसिला शुरू करा वो अकबर नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं यहां पर अकबर की चालाकी, कि पहले तो नजीम को उठा दिया, वही चढ़ा दिया कि यार तेरे पास तो सूबेदार भी है, सूबा भी रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर के फंक्शन को भी संभालेगा भाई तू, निजामात भी फंक्शन को संभालेगा तू, नजीम भी है। लेकिन दीवान वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द मुगल गवर्नर टू कीप कंट्रोल ओवर नजीम। ठीक है, क्यों? वो चाहता तो नजीम को इसके अंडर नजीम को इसके टॉप पर रख सकता था, लेकिन यहां पर दीवान कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि रेवेन्यू कंट्रोल करना
फालतू की पैसे की खर्ची और चोरी चकारी ना हो, ये अकबर कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और यही जो आगे के इसके खानदान के जो लोग थे ना, जब ये फालतू में संभाले तो गए नहीं एक्सपेंशन करते हुए औरंगजेब के टाइम तक, इनसे इतने सारे स्टेट्स और इतने सारे इलाके, सैलरी निकल नहीं रही थी, तो इन्होंने फिर जागीरदारी सिस्टम जो है वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे खींच दिया कि जागीरदारी क्राइसिस आ गया। आपको पता ना, जमीन दे दी जाती थी खुश करने के लिए कि जितना रेवेन्यू चाहते हो इससे निकाल लो। फिर फार्मर्स या तो आत्महत्या कर रहे थे या विरोध कर रहे थे या खेती बाड़ी छोड़कर चले गए। वो समझ नहीं पाए औरंगजेब जैसे लोग, लेकिन अकबर बहुत विजनरी लीडर है यहाँ पर, ये समझता था। अब इंपीरियल कंट्रोल जो है प्रोविंसेस के ऊपर वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, वैसे तो आप इतने पॉइंट्स में समझ ही गए हो साइकोलॉजी के। इंपीरियल यानी कि सेंट्रलाइज कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कैसे होगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पर प्रोविंसेस को कह रहा हूँ। तो देयर वर टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इंपीरियल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। कैसे? हायर ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट बाय एम्परर, जैसा कि आपने अभी समझा कि एम्परर जो है वो हायर ऑफिशियल्स को खुद अपॉइंट करता था, किसी और के हाथों में ये लगाम नहीं देता था इनकी अपॉइंटमेंट की। लाइक दीवान को, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, एंड नजीम जो कि लॉ एंड ऑर्डर को और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को संभालेगा। इन अपॉइंटमेंट्स के थ्रू मुगल एम्परर्स और सेंट्रलाइज अथॉरिटी या इंपीरियल अथॉरिटी मेंटेन करती थी अपना कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, ओवर द सूबास। और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नर्स के ऊपर एक, आप ये कह सकते हो कि एक तलवार ये भी लटका दी जाती थी कि उनको एनुअल ट्रिब्यूट भी पहुंचानी है एम्परर तक। तो दीज प्रोविंशियल गवर्नर्स, सूबेदार, दे यूज टू पे, रेगुलरली पे ट्रिब्यूट टू द एम्परर। अब दोस्तों यहां पर एक कीवर्ड है, अभी जब मैं आपको एक चीज समझा रहा था, कहां गई वो चीज, ये टैक्स और ट्रिब्यूट वाली बात कि ये रेगुलर होते हैं, ये एज पर विशेष होते हैं। लेकिन अकबर ने ये कहा था यहां पर इस टाइम पर, तुम जो है हमें अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी पैसा जितना तुमसे बन पाए, तुम रेवेन्यू तो अच्छा खासा कमा ही रहे हो, सूबेदार हो तुम, वो तुम जितना कमाओ उसका एक सही हिसाब का परसेंटेज हम तक पहुंचा देना, कितना पहुंचाना है वो तुम डिसाइड कर लेना, लेकिन रेगुलरली देना जरूरी है। तो जो मैं आपको अभी यहां पर समझा रहा था वो थ्योरी ना अकबर के टाइम पर वैलिड नहीं थी कि टैक्स रेगुलर भी होता है, क्वांटिटी और अमाउंट फिक्स्ड होता है उसका, लेकिन ट्रिब्यूट एज पर विशेष होता है, ना क्वांटिटी फिक्स होती है ना अमाउंट फिक्स होता है। लेकिन यहां पर जो फिक्स है ट्रिब्यूट वर्ड में वो है टाइम पीरियड। और सच बता रहा हूं, यही अंडरस्टैंडिंग्स के साथ खेलता है यूपीएससी स्टेटमेंट बनाते हुए। पीवाईक्यू को जब ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिया करो, तब एनालाइज करा करो, तब मजे आएंगे आपको। फिर ना आपको मेरी नीड है ना किसी और की नीड है, आप स्वतंत्र हो जाओगे अपनी प्रिपरेशन के अंदर, आप अपने आप में एक फैकल्टी हो गए। तो प्रोविंशियल गवर्नर्स रेगुलरली पे ट्रिब्यूट्स टू द एम्परर। एंड लास्ट चीज इज सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अच्छा, यहां पर एक बात और कर देता हूं, मैं आपसे एक बात और बता देता हूं। ये जो प्रोविंशियल गवर्नर जो रेगुलरली पे करेंगे ना ट्रिब्यूट, तो आप ये कहोगे सर ये कैसे हुआ फिर इंपीरियल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस? क्योंकि इनके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर, कि अमाउंट कितना देना है वो तो तय नहीं है, लेकिन यार हम कम देंगे तो भी तो बेइज्जती लगेगी ना, कहीं हमें हटा दिएगा अपनी पोजीशन से, तो हेरिडिटरी पोजीशन तो है नहीं है, कहीं मुगल एम्परर को, मालिक साहब को कोई और पसंद आने लगा तो उसको बेच दिया यहाँ पर, तो हमें रेवेन्यू अच्छा कमाना ज़रूरी है ताकि हम अच्छा अमाउंट पहुंचा सके, चाहे वो हमारे पूरे अमाउंट का 5% क्यों ना हो, लेकिन मुगल एम्परर को लगना चाहिए वाह यार क्या ट्रिब्यूट पहुंचाइए हम तक, खुश रहो, आबाद रहो, नेक्स्ट ईयर भी तुम ही कंटिन्यू करो इस सूबा को एज सूबेदार। ठीक है, इसलिए एनुअल पेमेंट ऑफ ट्रिब्यूट जरूरी है। अकबर साइकोलॉजी तक खेलना जानता था बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, दीवान जो था, दीवान को अपॉइंट करा जाता था इन द प्रोविंसेस मेनली टू कीप कंट्रोल ओवर द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, सेम लाइन यही लिखी हुई थी यहाँ पर, है ना। ही वॉज अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर टू कीप कंट्रोल ओवर नजीम, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नर, सूबेदार। 18वीं शताब्दी में क्या होता है,
गवर्नर्स अटेम्प्टेड टू एबॉलिश द सेपरेट ऑफिस ऑफ दीवान। जब लेटर मुगल एम्परर्स है ना, ये तब की बात हो रही है 18वीं शताब्दी में, इन गवर्नर्स ने कोशिश करी कि ये जो अलग से जो ऑफिस है ना दीवान का, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाला, इसको हमें करना है खत्म। और उसके बाद ये सिलसिला स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने का, अपने आप को अलग करने का, क्योंकि ये सारे जो सूबेदार थे ना, प्रोविंशियल गवर्नर थे, अब इनकी औकात ये सामने आई कि एक्चुअली में रेवेन्यू हमारा कितना आता है ना, ये हमेशा अकबर के टाइम से दीवान जो था ना, वो रिपोर्ट कर देता था सेंट्रल अथॉरिटी को कि आप जो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कह रहे हो ना, आपको पता है कितना अमाउंट बेचा है? सिर्फ 3%। तो मालिक की आंखें खुलती थी, यार ये तो बहुत अच्छा अमाउंट है, और ये 3% उसके रेवेन्यू का, तो वो सरामजादे ने कितना कमाया होगा? तो कहते थे, दीवान कहता था, सोच लो सर जी, आपने तो मुझे चुनकर भेजा, मैं तो आपको सही सही बातें बता रहा हूँ। तो ये ना खुंदक बहुत खाते थे दीवान साहब। जैसे मतलब मान लो कि मैं किसी को अथॉरिटी देकर जाऊँ कि भाई ये बंदा है, कोई भी, ये दिव्या, मयूर और ब्रजेंद्र पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे ही कुछ भी ना करें, मेरे को आप रिपोर्ट करना, तो वो आपकी बात बात पे चुगली करने लगे मुझसे। दीपांग सर इसने ऐसा कर दिया, दीपांग सर ब्रजेंद्र ऐसा कह रहा था आपके बारे में, दीपांग सर ये देखो मयूर इतने रेवेन्यू कमा रहा है, आपको कुछ नहीं दे रहा है, ये वो करके। तो आपको लगेगा भाई तू तो बहुत चुगलखोर है यार, उस बंदे से कहा आपका हो गया, तू तो बिल्कुल लुगाई औरत है यार, हर चीज़ जाके दीपांग सर को बता देता तू तो। इसलिए ये चाहते थे कि ऑफिस ऑफ दीवान जो है ये अबॉलिश हो जाए, इंडिकेटिंग द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। और मुगल, और मतलब बात वही है कि मुगल एम्परर औरंगजेब तक तो ये इन्होंने चुप्पी साधी सबको, लेकिन पता था कि औरंगजेब के बाद ना इतना किसी में दम नहीं है, क्योंकि लेटर मुगल एम्परर्स, आपको मैं एक बात बताता हूँ जो किताबें नहीं बताती आपको, लेकिन अगर आप असली हिस्टोरियन, जो तगड़े हिस्टोरियन होते हैं जैसे उपेंद्र सिंह की तरह, जब आप उनकी बुक्स को पढ़ोगे जो कि एकेडमिक बुक्स नहीं है लेकिन डेप्थ हिस्ट्री की बात करती हैं, उनमें आप एक चीज़ देखोगे। आपको एक बात बताऊँ मैं, उन किताबों के अंदर आपको ये जानने को मिलेगा दोस्तों कि सब लोग ये जानते थे, ये मतलब इनके हौसले जो ये बुलंद हुए ना कि इंडिपेंडेंट उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे थोड़ी ना कर दिया होगा। ये हौसले बुलंद करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना यार, कैसे आप अलग कर दोगे? तो उसकी कहानी ये है कि लेटर मुगल एम्परर्स यानी कि औरंगजेब के बाद, या औरंगजेब की जो औलादें थी ना, पूरे मुगल घराने के अंदर सब लोग ये जानते थे कि ये लोग करते हैं अफीम का सेवन। अफीम एक ड्रग होता है जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग नशे का वो एहसास कराता है। तो गांजा और अफीम दबा के पीते थे, ये बहुत सेवन करते थे। और ये अफीम का सिलसिला मुगल घराने में ना जहांगीर के टाइम से शुरू हो गया था, जो इनसे चिढ़ते थे मुगल एम्परर से, तो वो इनकी औलादों को बचपन से ना अफीम चटवाते थे। और जहांगीर को भी बहुत गंदी आदत लगी थी अफीम की। और लेटर मुगल एम्परर तो सिर्फ इन्हीं के दीवाने थे, मतलब दारू, मदिरा, ये सब जो है नशे, धूम्रपान और ये सब करना तो कर ही रहे थे, लेकिन अफीम का सेवन बहुत एक हाईलाइटेड चीज़ है हमारी किताबों में नहीं, लेकिन मुगल राजघराने की असली इतिहास में। ठीक है, अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे हैदराबाद के सक्सेसर स्टेट। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको डिस्कशन मज़ेदार लगी होगी, समझ में आई होगी। रिवीजन करना बस अच्छे से, और बार बार पढ़ना इन चीज़ों को, बार बार इन फैक्ट्स को रिवाइज करना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।